नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शफाली। खबरों की विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। जनपद प्रबुद्धनगर की कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने मुठभेड़ के दौरान 5-5 हजार रुपए के 2 वांछित हत्यारों को 2 तमंचों के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही एक हत्या के मामले में 1 वर्ष से फरार चल रहे थे। शामली कोतवाली पुलिस व एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान 5-5 हजार रुपए के 2 वांछित हत्यारों मनोज व भगत सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 1 वर्ष पूर्व सिसोली जिला मुजफ्फरनगर निवासी पूर्व चेयरमैन के भाई प्रदीप की हत्या में वांछित चल रहे थे। दोनों हत्यारों को गिरफ्तार करना पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस उनके दोनों जनपदों की आपराधिक रिपोर्ट को खंगाल रही है। पकड़े गए हत्यारे मनोज ने बताया कि उन्हें यह कत्ल मजबूरी में करना पड़ा। अगर वे इस कत्ल को ना करते तो उन्हें वो मार डालते। उन्होंने कहा कि जिसको उन्होंने मारा उसने उसके पिता व भतीजे को मार दिया था। मनोज ने बताया कि उनके पिताजी व भतीजे की हत्या कराने में बसपा सरकार के मंत्री रहे योगराज का भी हाथ है। भाई ये उसने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था। हमारे 4 साल के बच्चे का जन्मदिन था। उसी दिन शाम को तैयारी कर रहे थे, शाम को उसे उठा लिया और उसका मर्डर कर दिया। फिर उसके बाद हमारे चाचा जी का मर्डर कर दिया। उसकी पैरवाई कर रहे थे। फिर दबाव डाल कर हमारे पे हथियार उसे धमकी से एफिडेविट लगवा लिए। एफिडेविट लगवाने के बाद फिर उसके बाद 2 साल बाद हमें मारने के उसमें फिर लगा। हमने घर के भेजे उनके पास, भाई ऐसा कुछ नहीं है, कहो तो कहीं से चले जाएंगे, बाहर कहीं कर खा लेंगे। क्या लगा नहीं, मुझे तो जो कुछ करना मैं तो करूँगा ही। घर वालों को भी गाड़ी को पड़ दी। घर वाले कहने लगे भाई तुम बाहर चले जाओ। मैं जब उसको देखा मैं बात नहीं बनती, मैं फिर क्या करते। तो जिस तरीके से ये लोग कुछ सत्ताधारी नेताओं का सत्ताधारी थी, योगराज का पूरा सहयोग था उसमें। सारे काम जितने कराए योगराज मंत्री ने करवाई। तो आपने जिस तरीके से आपके साथ नाजायज हुआ तो आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की थी? किसी का आगे कुछ नहीं चल रही थी भाई जी, उनके आगे सब उन्हीं की चल रही थी। कहीं कोई जाएगा कोई फायदा नहीं था। वापसी बल्कि हमारे पे आफत आना पड़ा थी। पूरा फायदा उठाया उसने, मंत्री ने अपने। उनका क्या रोल था योगराज का? उन्होंने एक तो उसने 307 लगवाई हमारे पे योगराज के थ्रू। शक्ति सिंह एसओ थे भोराकला थाने में। उन्होंने वहाँ मौके पे जाकर जांच करी तो उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने आकर बता दिया भाई तो फर्जी मामला है। 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने हमारे दोनों के नाम आ गए, उसमें इनके पिताजी का भी आया था। तो उन्होंने बताया क्या लगा भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये फर्जी मामला है। उनका ट्रांसफ़र करा दिया मंत्री ने। 1 महीने बाद 35 दिन बाद दूसरा एसओ लाए जो उनके कहने में था। वो रात में हमें उठा कर ले गया। वो फिर हमारे पे केस लगा दिया। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों के साथ ये हत्या हुई, आपके परिवार में से 2 हत्याएं हुई, तो इसमें जो योगराज का रोल रहा, क्या रोल रहा जिससे आप ये मानते हैं कि उनको संरक्षण मिला? योगराज का सारा रोल रहा जी। योगराज ने एक बताया, जब उसका क्या लगा मेरे भाई हैं, उसको वो गोली गाड़ी बताए, वो मेरे पे चली, क्या लगा मेरे भाई को गोली मारी। मगर भाई कोई सबूत किसी के पास कुछ वो नहीं था। हम तो बल्कि गांव में एक लड़का गुजर गया था, मतलब सब फुकवाने में था जिस टाइम उसका गोली लगी। 200 आदमी थे गाँव में। तो उन्होंने हमारे मुकदमा कर दिया, इसने पूरा सहयोग कराया उनका। ये जो 1-2 आदमी हमने इनके पास भेजे, भाई ऐसा नहीं है, नौकरी लगने वाली हो रही लड़के की, मेरी नौकरी की बात चल रही थी, ऐसा ना करो। क्या लगा नौकरी लग रही थी आपको? कस्बे में ही, टाउन में नौकरी लगी थी। क्या लगा नहीं मेरे से जितना होगा मैं इतना करूँगा, और मेरे तो दुश्मन है। 2 आरोपी हैं जिनकी तस्दीक मुजफ्फरनगर से मनोज बालियान और भगत सिंह के रूप में हुई है। ये पुलिस मुठभेड़ के दौरान पता लगा कि इस तरह के आपराधिक किस्म के 2 लड़के यहाँ रह रहे थे। तो हमने हमारी एसओजी टीम और थाना अध्यक्ष शामली के नेतृत्व में टीम वहाँ गई। तो इनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन भी बरामद हुए और कुछ कारतूस भी बरामद हुए। जब पता लगाया गया तो इनकी तस्दीक की गई। तो इनकी तस्दीक भोराकला के निवासी के रूप में हुई, जहाँ ये पिछले 8-9 महीने से वांछित चल रहे हैं। इनके 5-5 हज़ार रुपये का इनाम है। और वहाँ से कत्ल के प्रदीप बालियान नाम के व्यक्ति थे, उनका इन्होंने मर्डर किया था। उसमें ये फरार चल रहे थे, नेम थे, और इनके ऊपर 5-5 हज़ार का इनाम घोषित था। आज इनको पकड़ लिया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, वो भी अपनी कार्रवाई, इसमें वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। प्रबुद्धनगर के कांदला थाना क्षेत्र के गांव जसाला के निकट मानव रहित रेलवे फाटक पर दिल्ली से आ रही पैसेंजर रेलवे ट्रेन ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी, जिससे चालक की मौत हो गई।
घायल को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, घंटों के बाद रेल को चलता किया गया। DMU 3 ट्रेन दिल्ली से 1:30 पर सहारनपुर के लिए चली थी। जब यह ट्रेन प्रबुद्धनगर के कांदला थाना क्षेत्र के खंद्रावली गांव के निकट पहुंची तो जसारा मानव रहित रेलवे फाटक से गुजर रही ट्रैक्टर से उसकी टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक संदीप की हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि उसका साथी कंवरपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां घंटों के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य किया, जिससे घायल को हॉस्पिटल में गंभीर हालत होने के कारण मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। जसारा गांव के निकट ट्रेन हादसा होने पर घायलों के बचाव कार्य में लगे यात्रियों का ट्रेन से कुछ लोगों ने सामान भी चुरा लिया। शहर था यहीं से पास में से ही, और यह इधर से ट्रेन है बैक है। क्या नाम है इस लड़के का? संदीप। इसके पिताजी का नाम तेजपाल है। और ये यहाँ से आया था वजी भी एकदम था, और अपना जो है बीच इंग गाड़ी आ गई DMO, और बस मुझे एक्सीडेंट हो गया इसका। कितने लोग थे ट्रैक्टर पर? ट्रैक्टर पर अकेला ही था। अच्छा, अकेला ही था। हाँ जी। तो कहाँ पे ले जाया गया इसको? किस हॉस्पिटल में ले जाया गया? कांदला बथेरे जी, कांदला ले गए सरकारी में। क्या का एक्सीडेंट हुआ था? ट्रैक्टर का। किस चीज़ से हुआ था? रेलगाड़ी से। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? तो कितने रुपए का सामान चोरी हुआ तुम्हारा ट्रेन? 3 जोड़ी कपड़े थे और 500 रुपये थे बैग में। कहाँ से कहाँ जाते तुम? मैं दिल्ली से नौता वहाँ जाते। कितने लोग थे तुम लोग? गाड़ी है एक 51-911। तो इससे कांदला के और एक स्टेशन पड़ता है खंद्रावली के बीच में एक गांव पड़ता है पंजोखरा। इसके पास अनमेन गेट नंबर है 82C। तो यहाँ पर ये एक दुर्घटना हुई है, ट्रैक्टर से ये ट्रेन टकराई है। इसी में शायद ये इसका ट्रैक्टर का जो चालक है वो उसकी मृत्यु हुई है। इसका थाना कांदला द्वारा इसका सिविल हॉस्पिटल कांदला में इसका पंचनामा वगैरह करा गया है। कारण अभी पहले ड्राइवर जो है, ट्रेन का ड्राइवर, ये ट्रेन नंबर जो 51-911, इसने ये बताया कि इसमें ट्रैक्टर चालक ने उतावलेपन से, लापरवाही से ये इसको रेलवे फाटक को क्रॉस किया है। तो इसमें उसी की गलती है। गांव कुड़ाने में बह रहे नाले को ग्राम प्रधान द्वारा बंद कराए जाने के लिए चल रहा निर्माण कार्य को जिलाधिकारी ने तुरंत रुकवाकर इसका नक्शा बनवाने के निर्देश दिए हैं। नाले को बंद कराने के लिए शुरू हुए निर्माण कार्य को लेकर गत दिवस प्रधान पक्ष व विरोधी पक्ष के लोगों के बीच विवाद के चलते हवाई फायरिंग की भी नौबत आ गई थी। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक पंकज मलिक के नेतृत्व में कुड़ाना के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी रंजन कुमार से मुलाकात कर पूरा प्रकरण उनके सामने रखा। विधायक पंकज मलिक ने कहा कि इस प्रकरण का शांतिपूर्वक निस्तारण कराया जाए ताकि गांव में आपसी गुटबाजी व तनाव की स्थिति पैदा न हो सके। जिलाधिकारी ने SDM शामली को मामले का निस्तारण होने तक नाला बंद कराने को लेकर चल रहा निर्माण बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि एक टीम बनाकर नाले की क्षमता और गांव से निकलने वाली पानी की मात्रा को देखते हुए उनका नक्शा तैयार कराया जाए। आबादी से आबादी तक एक नाला बह रहा, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। गांव के बीच में 6 पुल बने हुए हैं। वर्तमान प्रधान 6 पुलों को तुड़वा के नाले का भराव भरा के उस पर फर्श लगाना चाहे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ये मांग हम 1 महीने से कर रहे। 1 महीना पहले प्रधान से निवेदन भी किया था। प्रधान जानबूझ के इसे राजनीतिक रंग देना चाहा, गांव में फिसाद कराना चाहा, और गरीब लोग और सभी लोग उसमें तंग हो जाएंगे अगर वो बंद किया गया। हमारी बार बार मांग है, ये अधिकारियों के नोटिस में भी है। आज भी हमारी बात कलेक्टर साहब से हुई और SDM साहब उन्होंने अपने मौके पर। आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन ये मांगेंगे, उसका नक्शा बनाओगे और ये देखा जाएगा गांव का कितना पानी है, कितना मैल है, कैसे वह स्टॉक शक्ति नाले में कितनी बैठ सके साल भर में, वो उसे संभालेगा नहीं संभालेगा। आया DM साहब से कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति बने रहे, कोई विवाद ना हो, विकास के कार्य रुका ना होते रहे। उसी संबंध में हम लोगों ने इनसे बात की, जो वहाँ का लेवल है वो ठीक करके जो जायज है वो किया जाए, यही हमारी मांग। तो DM साहब ने एक्सेप्ट किया। वहाँ एक टीम और जाएगी, जांच करके जो सही होगा वो करेगी। इन लोगों की सुनी भी सबकी, और जो सही होगा वही हमारी डिमांड है। यही हमने यहाँ मांग की थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ टीम जाएगी और उसका न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। दीदी आपका घर तो मैं मनाऊंगा, तो मैं आपकी सुई लगाऊंगी। जल्दी चलो बच्चों, स्कूल को देर हो रही है। बच्चों का हो यदि सपना
पढ़ लिख कर तुझको बनना इंजीनियर या डॉक्टर तो क्या करें? हम तो जाएंगे भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ेंगे। I want to be a doctor. I want to be a pilot. हमारे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम बहुत ही मन से उसे पढ़ते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है, जिससे आपका बच्चा आपके सपने पूरा कर सके। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गली नंबर 5, मोहल्ला रेल पार, शामली। मोबाइल नंबर 9536912498। हमारे विद्यालय में जो है वो कंप्यूटर शिक्षा, अच्छा फर्नीचर है, अच्छे पानी की व्यवस्था है और आने जाने वाहन सुविधा भी है। अनुभवी टीचर हैं जो कि हमारे बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। पंचायत राज विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मियों ने वेतन आदि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पंचायत राज विभाग के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों ने बुधवार को प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पिछले कई माह से बकाया वेतनमान दिए जाने सहित विभिन्न मांगे शामिल थी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित चंचल, प्रदीप आर्य, जितेंद्र सिंह, रामपाल, प्रमोद, हरिगोपाल, विपिन कुमार, अमित, प्रवीण आदि शामिल थे। विभाग से है जी, हमारा शोषण हो रहा है। सबसे पहले तो हमें जनवरी से तनख्वाह नहीं मिली। एक तनख्वाह मिली जनवरी फरवरी की छोड़ के मार्च की। दूसरी समस्या है, हमारे जो शासन से आदेश हुए थे नियुक्ति के समय, उसके बगैर भी हमारे हर महीने हमारे पर कोई ना कोई आदेश डीएम साहब के द्वारा थोपा जा रहा है। अभी एक लाल डायरी हमारी बनाई गई जो आज तक किसी कर्मचारी की नहीं है, सफाई कर्मी की। उस डायरी में ये है गाँव वालों के साइन करवाओ। अब गाँव में ऐसा है, साइन करने के बाद भी जब खुली बैठक हो तो लोग ये कह दीजिए हमने तो ये तो आता ही नहीं, 6 महीने से आता ही नहीं। ये समस्या ज़्यादा है। और ये लाल डायरी में हमारा गांव वाले शोषण कर रहे हैं। गोबर बाहर गिर दे, कूड़ा बाहर गिर दे, सारा आड़ा कचरा पचरा सब गांव से बाहर सड़क पे, मेन सड़क पे। साइन जब करेगा जब उसके घर का भी हम ठा लेंगे। लेकिन उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं आई। हम राज्य सरकार के मंत्री से मिले, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले तुम तो मायावती सरकार ने लगाई। और आज डीएम साहब से मिलने गए, देखो हमारी समस्या हल होती है या नहीं। अगर नहीं होती तो हम निश्चित रूप से जिला प्रबुद्धनगर मुजफ्फरनगर हम जो है धरना प्रदर्शन कर, धरने पर बैठ जाएंगे शांति प्रिय, क्योंकि हमारा काम है सफाई का। हम सफाई करते हैं और हम इसके शासन की भी और प्रशासन की भी सफाई कर देंगे बस। अब तक आपने मुर्गी, सुअर आदि के पालनों के फार्म के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम जिस पशु के फार्म के विषय में आपको दिखाने जा रहे हैं वो है ईमू। ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। अब इसका पालन हमारे देश में भी बढ़ गया है। हमारे जनपद प्रबुद्धनगर में भी एक किसान ने इसका अपने यहाँ फार्म खोला है। जनपद के मेरठ करनाल मार्ग पर स्थित गांव काबरोत निवासी किसान देवेंद्र मलिक ने एक दिन इंटरनेट पर ईमू नामक पशु के विषय में पढ़ा। फिर क्या था, उसने इसके विषय में पूरी जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे किसान के पास उसकी सारी जानकारी एकत्रित हो गई। फिर क्या था, किसान ने अपने गांव में ईमू को पालने की ठान ली और पंजाब के एक ईमू फार्म से 10 जोड़े लेकर अपने खेत में उनका फार्म बना लिया। किसान देवेंद्र ने बताया कि एक ईमू का अंडा लगभग 2000 रुपए का बिकता है और उसका मांस भी 800 से 900 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। उसने बताया कि इससे निकलने वाला तेल एंटीबायोटिक दवाइयों को बनाने के काम आता है। इसके तेल से कैंसर, टीबी आदि जानलेवा भयंकर बीमारियों की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। बिजनेस है इसका, अंडे का भी है, इसका लेदर भी इस्तेमाल होता है। 98% यूज है इसका। इसका चर्बी वगैरह से जो लोशन वगैरह क्या कहीं चर्बी तेल निकलता है इसके अंदर से, उससे दवाइयाँ बनाई जाती। श्री हनुमान जागरण मंडल हनुमान धाम द्वारा हनुमान मंदिर टीला हनुमान धाम पर 8वां विराट हनुमान जागरण महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भजन गायकों ने बाबा का गुणगान किया। श्री हनुमान जागरण मंडल हनुमान धाम द्वारा मंगलवार की रात मंदिर प्रांगण में शिव सरोवर में विराट हनुमान जागरण महोत्सव का आयोजन किया गया।
जागरण का शुभारंभ पंडित प्रभुशंकर शास्त्री, पंडित धीरज मोहन शास्त्री ने कराया। इस अवसर पर बाबा को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। इस अवसर पर बाबा का अलौकिक श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत भजन गायक ब्रिजेश वशिष्ठ ने गणपति वंदना से की। मंच का संचालन प्रदीप पागल सहारनपुर ने किया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण राजस्थान जयपुर से आए निष्ठा अग्रवाल द्वारा 9 घड़ों के ऊपर नृत्य, मोरनी नृत्य तथा अग्नि कलश नृत्य रहे। इसके अलावा उड़ते हुए हनुमान जी भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। जागरण में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।